इविडियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश लेकर आपके सामने आया हूँ। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके शासनकाल में भारत में तुगलक वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। चलिए अब आते हैं तुगलक वंश के जो प्रमुख शासक थे। तुगलक वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, तुगलक वंश के जो स्थापना किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तुगलक वंश का स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पे 8 सितंबर 1320 ईस्वी को बैठे। गयासुद्दीन तुगलक के समय ही मंगोलियों का भारत पर लगातार 29 बार आक्रमण हुआ और हर बार मंगोलियों को मुंह की खानी पड़ी, यानी हर बार मंगोलियों को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ही ऐसे ऐसे शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का था, उसके द्वारा जो अमीरों का ज़मीन लिया गया था उसे पुनः अमीरों को लौटा दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक को किसानों से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, इसीलिए उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण किया। असंभवतः ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। अच्छा, एक चीज़ और था कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पास में ही तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की और उसमें एक रोमन शैली से बना दुर्ग था जिसका नाम था छप्पन कोट। अब आइए तुगलक वंश में कौन कौन से राजा कितना दिन तक शासन किया, उनका कार्यकाल कितना दिन तक रहा। यहाँ पर जो जो आपको काला रंग में दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासनकाल रहा 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हुए मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल हुआ 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पे बैठे, जिनका शासन काल रहा 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। और लास्ट जो शासक इसके थे उनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, जो दिल्ली की गद्दी पे 1395 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। अब आते हैं बात गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। जब अलाउद्दीन का शासन चल रहा था, भारत में खिलजी वंश शासन कर रहा था, उस वक्त गयासुद्दीन तुगलक पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। कहाँ के सूबेदार हुआ करते थे? पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। अच्छा, और ये नासिर खुसरो का हत्या करने के बाद इन्होंने दिल्ली की गद्दी पे अपना आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार तुगलक वंश का दिल्ली की गद्दी पे आगाज हुआ। खुसरो के हत्या करने के पश्चात तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक क्या सोचे कि उसका तो हत्या कर दिया, अब यहाँ का शासक कौन बनेगा? तो वो खिलजी वंश के कोई वंशज है कि नहीं उसको ढूंढे, लेकिन कोई नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने फाइनली तुगलक वंश का स्थापना 1320 ईस्वी में दिल्ली में कर दिया। इस प्रकार 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य जो अभियान था वो बंगाल का विद्रोह था। यहीं से वो जब आ रहे थे, जब दिल्ली पहुंचने को थे, 5 मील पहले ही उनका मृत्यु हो जाता है। एक काठ की जो महल है उससे के गिर जाने से उनका मृत्यु हो जाता है 1325 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली के गद्दी पे बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी कि जूना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था? जूना खां। और उसी का पुत्र, वही जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की सिंहासन पे बैठा। कब? तब 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था जो राज का जो सिद्धांत है, जो राजा का सिद्धांत है, दैविक शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है। हम अपने मन से आप लोग का शासक नहीं बने, हम सुल्तान अपने मन से नहीं बने हैं।
आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका भगवान चाह रहा है कि हम शासक बने, ये उसका मानना था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत एग्जाम में है कि मोरक्को निवासी जिनका नाम था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1333 ईस्वी में दिल्ली आया। 1325 में गद्दी पे बैठा। उसके 8 साल के बाद उसके 8 साल बाद मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना द्वाब, यानी कि जब जहाँ पर दो नदी मिलती है तब वहाँ पर जो संगम बनता है, तो वहाँ पर द्वाब के पास जो उर्वरा भूमि था उसका दर बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ये जो अमाउंट था ये था 1/3, यानी कि 33%। तो इसको बढ़ाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने कितना कर दिया, 50% कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। कहाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी उसको दौलताबाद कर दिया। तो पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कहाँ राजधानी थी, तो दौलताबाद राजधानी थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, योजनाएं असफल सिद्ध हुई। सांकेतिक मुद्रा ये चाह रहा था चलाए, लेकिन वो जो प्रयोग था वो असफल साबित हुआ। और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का 1351 ईस्वी में सट्टा नामक स्थान पे ज्वर के कारण उसका मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हुआ, तो 1351 ईस्वी में सट्टा नामक स्थान के पास बुखार यानी कि ज्वर से उसका मृत्यु हो गया। 26 साल तक इन्होंने शासन किया। 1325 में इन्होंने सिंहासन पर बैठा। 1351 तक इन्होंने दिल्ली के गद्दी पर शासन किया। इसके बाद आते हैं फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो थे गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था। किसका पुत्र था, रज्जब का पुत्र था। कौन, फिरोज तुगलक। और रज्जब कौन था, गयासुद्दीन का छोटा भाई था, उसका पुत्र था। ठीक है, अब ये गद्दी पे बैठा 23 मार्च 1351 ईस्वी को ये गद्दी पे बैठ गया। अच्छा, इसके शासनकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ही जो था वो हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण 3 शहर का स्थापना किया, जिसमें से हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद नगर आदि की स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए। फिरोज ने रोजगार दफ्तर स्थापित किया ताकि जो भी बेरोजगार लोग हो उसे काम दिलाया जा सके। और उसने दीवान खैरात विभाग भी स्थापित किया, जिसमें मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाए। उसका क्या नाम था, दीवान खैरात। तो दीवान खैरात का फिरोज तुगलक इसलिए स्थापना किया गया कि मुस्लिम में जो भी अनाथ स्त्री हो या विधवा स्त्री हो उसको आर्थिक मदद करके उसमें उसका सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए, आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग के राज के शासन में प्रधानता प्रदान की। तो तुगलक जो था इसने ही, फिरोज तुगलक जो क्या क्या कि जो शासन करता था उसमें इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानता वाला काम किया, बहुत ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण दिया, यानी कि महत्व दिया। अब आते हैं फिरोज तुगलक का मृत्यु के ऊपर। 1388 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। बैठा गद्दी पर कब, 1351 में। मृत्यु कब हुआ, 1388 में इसका मृत्यु हो गया। अब इसके जो भी उत्तराधिकारी थे उतना मतलब बहुत ही कमजोर थे, दुर्बल प्रवृत्ति के थे, ज़्यादा शासन ज़्यादा दिन से संभाल नहीं पाए। कोई 1 साल, कोई 2 साल, इसी प्रकार आपसी कलह के कारण वो आए तो वो उसका हत्या कर दिया, वो आया उसका हत्या कर दिया, इस प्रकार चलते रहा। तो जब फिरोज तुगलक का मृत्यु हो जाता है तो उसके मृत्यु के उपरांत उसके पोता फतेह खान को वहाँ का गद्दी पर बैठा दिया जाता है, परंतु उसका भी हत्या कर दिया जाता है। अब आते हैं, अच्छा अब देखिए यहाँ पर
1390 ईस्वी में शहजाद मोहम्मद ने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया, किंतु मोहम्मद भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया। शहजाद मोहम्मद भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया। हम बोल रहे थे ना कि उन लोग को देखिए, ये जो जिसका डेट हुआ बहुत ज़्यादा, जब गद्दी पे बैठा शराब पीने लगा, पूरा विलासिता भरा जीवन जीने लगा, तो सत्ता के प्रति उसका कोई ध्यान ही नहीं रहा और वही सब में इसका तबीयत खराब हो गया, इसका मृत्यु हो गया। इस प्रकार जनवरी 1394 ईस्वी में शहजादा मोहम्मद का भी मृत्यु हो गया। मोहम्मद का उत्तराधिकारी हुमायूं बना। चलिए, अब हुमायूं आ जा रहा है उत्तराधिकारी मोहम्मद का, परंतु 1 साल के बाद उसका भी मृत्यु हो जा रहा है। जो भी आ रहा है परमानेंट टिक नहीं रहा है, साल 2 साल में सब डेट मर जा रहा है और दूसरा आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरा, हुमायूं के मृत्यु के पश्चात मोहम्मद का छोटा पुत्र नासिर उद्दीन महमूद, जो कि 1395 ईस्वी से 1414 ईस्वी, देखिए इसको सुधारिएगा, यहाँ पर गलत रह गया है, 1414 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पे शासन किया। इसको सुधारना है, 1395 से कहाँ तक, 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत के सिंहासन पे बैठ गया। कौन? हुमायूं की मृत्यु के बाद पश्चात मोहम्मद का पुत्र, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, यूं कहिए कि आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल यानी कि 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके का शासनकाल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, तो उनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ही तैमूर का भारत पे आक्रमण हुआ। कब? तो 1398 ईस्वी में। नसीर मोहम्मद 1413 ईस्वी तक शासन किया, परंतु उसके मृत्यु के उपरांत दिल्ली के सरदारों ने दौलत खां लोदी को दिल्ली का सुल्तान चुन लिया। किसको सुल्तान चुन लिया? दौलत खां लोदी को इसका दिल्ली का सुल्तान चुन लिया, जब आपका नसीरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो गया 1413 ईस्वी में। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर। क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अब आइए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या बोलते थे? पागल है, स्वप्नशील है और रक्त पिपासु है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, क्या लिखा? अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। तो देवगिरी का नाम क्या बदल के रख दिया? दौलताबाद। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो आपका मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। कितना में? 1333 ईस्वी में भारत आया। इसको 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर 1342 ईस्वी में इसको राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। ठीक है। अच्छा, किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। आपका तैमूर कब भारत पे आक्रमण किया? तो 1398 में। उसमें भारत का शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, चलिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को। अच्छा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अच्छा इंप्रूवमेंट डाल सकें, अच्छा से इंप्रूव करके नेक्स्ट वीडियो बना सकें। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, वीडियो को फैलाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब आते हैं। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलक ने कौन सा नगर का स्थापना किया? दिल्ली के निकट ही तुगलकाबाद नगर का स्थापना किया।
ठीक है। और वहीं पर एक किला था, दुर्ग था, जिसका नाम था छप्पन कोट। क्या नाम था उस दुर्ग का? छप्पन कोट। गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का समय क्या था? अब पूछ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन किया था। आप तो जान रहे हैं 1325 ईस्वी में जब आपका गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ तो गद्दी पे बैठा, और 1351 ईस्वी तक वो गद्दी पे रहा, जब तक उसका मृत्यु नहीं हुआ। बुखार के कारण उसका मृत्यु हो जाता है, ज्वर के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था, उसका नाम था जूना खां। क्या नाम था उसका? जूना खां। चलिए, दिल्ली दिल्ली के सुल्तानों में कौन सबसे योग्यता के आधार पर प्रारंभ दिया? देखिए, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी भी देखिए योग्यता के आधार पर ही देता था पद। और ये भी जो मोहम्मद बिन तुगलक भी है, योग्यता के आधार पर दिल्ली में किसी को ऐसे ही किसी को पैरवी पर नहीं बैठाता था, किसी को चेहरा देकर नहीं बैठाता। अगर आप में योग्यता है तभी आपको ये पद देता था। उधर आपको खिलजी वंश में किसका याद रखना? अलाउद्दीन खिलजी के। तुगलक वंश में किसको याद रखना है? मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका एक और नाम था जूना खां। चलिए, अब आइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव डाली? तो दक्षिण में हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी, जिसका नाम बदल दिया बाद में दौलताबाद कर दिया, जिसका नाम दौलताबाद कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो दौलताबाद में थी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो इनके दरबार में बरनी जो था 17 साल मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गुजारे। 17 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। अच्छा, कृषि के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग का स्थापना किया था? हमें बताए थे कुछ देर पहले ही। कृषि के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही नामक संस्था का स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तुगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? 1342 ईस्वी में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को निवासी था, जो कि भारत 1333 में आया था, इसको भेजा गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि चीन भेजा गया इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में, जो मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना है? तो ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था एल्फिस्टन। वो क्या बोलते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक मानसिक रूप से पागल था, विक्षिप्त था। अच्छा, अब आगे आइए, किसने लिखा कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति हुई, यानी दोनों को एक दूसरे से मुक्ति हो गया? तो ये जो लिखा बदायूनी, जो लिखे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखे बदायूनी। चलिए, किस चीनी शासक ने 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? उनका नाम था तोगुन तिमूर। और 1342 में फिर भारत भी भेज दिया उनके हम किनको? तो उनका नाम था इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक के शासन का समय क्या था? फिरोज शाह तुगलक है तो ये 1351 में गद्दी पे बैठे और 1388 तक गद्दी पे बैठे। बहुत लंबा समय तक इन्होंने शासन किया, करीब करीब 37 साल तक दिल्ली की गद्दी संभाला। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुआ जो ठट्टा नामक जगह पे हुआ। ठट्टा नामक जगह पे कब हुआ? 1351 ईस्वी में ज्वर के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पे फिरोज शाह तुगलक बैठा। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। किसका बेटा था? रज्जब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न पहला शासक था। इसकी माँ पंजाब की थी। चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन सा कर लगाया? तो इन्होंने
खराज, खम्स, जजिया और ज़कात कर को लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सा कर लगाया उसमें खराज है, खम्स है, जजिया है और ज़कात है। गरीबों के लिए सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए खैरात नामक विभाग का स्थापना किया, जो जिसमें मुस्लिम गरीब महिलाएं या फिर विधवा महिलाओं को, अनाथ महिलाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता था दीवान ए खैरात से। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो फिरोज शाह तुगलक बोले थे कि किसान, अच्छा फिरोज शाह तुगलक भी नहर बनवाया, 5 नहर। और पहला जो नहर बनाया उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें किसान से विशेष प्रेम था। वो कुआं भी खुदवाया और नहर भी बनवाए, जिनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक भी 5 नहर का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो कृत्रिम झीलों का 30 कृत्रिम झील का निर्माण कराया और नहर का 5 नहर और 30 कृत्रिम झील का निर्माण कराया। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए? इनके समय में जो सिक्का चला वो था अदुधा, बीख और शंखगानी। क्या का नाम था? अदुधा, बीख और शंखगानी। अच्छा, किसने सैन्य सेना को वंशानुगत बना दिया? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे सैन्य सेना को वंशानुगत कर बना दिया कि अगर इसका किसी का कोई लड़ रहा है तो उसका पुत्र भी आराम से सेना में आ सकता है। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवा कर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो मेरठ और टोपरा से जो स्तंभ था अशोक का स्तंभ मंगवाया और अब फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अभी बदल कर अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में है, चलिए। अच्छा, फतवा ए जहांगीरी फतवा ए जहांदारी और तीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? तो इसका रचना जो किया था बर्नी ने किया था। कौन किया था? बर्नी, जो करीब करीब 17 सालों तक रहा आपका तुगलक वंश में, तुगलक वंश के क्या राज दरबार में। तो इनके द्वारा जो किताब लिखा गया उसका नाम था फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा जो लिखी फतवा ए फिरोज शाही के नाम से लिखी, फतवा ए फिरोज शाही के नाम से लिखी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। तो निम्नलिखित में मुगल मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सिक्का नहीं है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिक्का नहीं है तो कौन सिक्का नहीं चलाया? तो दोकानी भी चलाया था, अदली भी चलाया था और दिनार भी चलाया था। यानी कि इसमें इनमें से कोई नहीं, बाकी जितना भी सिक्का था वो तीनों दोकानी भी चलाया था, अदली भी चलाया था और दिनार भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा? इनका नाम था एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली की गद्दी पर कितने साल तक शासन किया? तो दिल्ली के गद्दी पे इन्होंने कब बैठा? दिल्ली की गद्दी पे 1320 में बैठा और 1414 तक इन्होंने शासन किया। तो करीब करीब 94 साल तक इन्होंने शासन किया। कितना साल तक शासन किया? तो 94 साल तक इन्होंने शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग एवं उदारता के दृष्टिकोण से अपनाते हुए कितना निर्धारण किया? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में कृषि के प्रति जो कर लगता था उसका 1/3 लगता था, लेकिन जब बाद में आपका आ गया अलाउद्दीन, तो वो क्या कर, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी अलाउद्दीन बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक आ गया तो इस कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, जो गंगा यमुना नदी के द्वार पे था। ठीक है, तो गयासुद्दीन के द्वारा कितना था? 1/3 था, 1/3 था। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कितना था? 1/2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? सिंचाई हेतु पहला नहर निर्माण करने वाला शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। बाद में फिरोज शाह तुगलक भी 5 नहर का निर्माण करवाया और 30 कृत्रिम झील का निर्माण करवाया।
कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जौना खां को जिम्मेदार मानते हैं? यानी कि जौना खां किसको बोलते हैं? तो जौना खां बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, उसे जिम्मेदार मानते हैं। उनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जानबूझकर आपको गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया या मार दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? आपको बताना है कौन सा कथन असंगत है। तो देवगिरी को राजधानी कब बनाया गया? 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1327 ईस्वी में। कौन सा पॉइंट आपको असंगत कौन सा पॉइंट आपको गलत लग रहा है? तो द्वाब, देखिए इसमें जो गलत पॉइंट था वो था द्वाब में वृद्धि कर 1334 और 35 में, ये असंगत है। इस समय द्वाब में वृद्धि कर नहीं हुआ था, किसी और टाइम में वृद्धि किया गया था। ठीक है, तो द्वाब में जो वृद्धि किया गया था 1326 से 1327 में किया गया था। कहाँ कब किया गया था द्वाब में वृद्धि? इसका लिख देते हैं 1326 से 1327 के बीच में किया गया था। तो ये जो पॉइंट आपका है गलत है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में क्या देवगिरी को राजधानी बनाया था 1327 में, एकदम सही है। 1326-27 में बनाया था। सांकेतिक मुद्रा भी 1327 में था, एकदम सही है। सांकेतिक हालांकि 1329 से 30 था, लेकिन चलेगा। 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा बना था। अच्छा, अब अभी क्या हो रहा है? तो द्वाब वाला जो आपका हो जाएगा, द्वाब में जो परिवर्तन किया गया था कर का, वो था 1326 से 27 के बीच में। हालांकि इसमें तो दो ऑप्शन गलत है, इसमें तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा निकट ही है इसलिए हम इसको मार रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा था? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये लिखने वाला था बदवाइनी। कौन लिखा था? बदायूनी ये लिखा था। अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा की नियुक्ति की। चलिए आगे। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका और वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ? यह कथन किसकी आत्मकथा में लिखा गया था? तो ये कथन जो लिखा गया था फिरोज शाह तुगलक जो अपना आत्मकथा लिखा था, उसी के आत्मकथा में ये लिखा गया था। किस शासक ने अपना राजाभिषेक किलू खरी के महल में करवाया था, जिसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी? यानी कि जो फाउंडर था खिलजी तुगलक वंश का, वही इसका गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर था। अरे जलाउद्दीन खिलजी, अच्छा खिलजी वंश का ही है। चलिए कुछ क्वेश्चन लगता है खिलजी वंश का, चलिए देख लेते हैं। किस शासक ने अपना राजाभिषेक किलू खरी महल में करवाया था? उनका नाम था जलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तारीख़ फिरोजशाही में बलबन के राज्य सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किसने किया? कहाँ किया? देखिए आपका बलबन से संबंधित है, तो इसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही में बलबन के राजतत्व सिद्धांत का विस्तृत रूप से विवेचना किया है। बलबन एक अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की भांति मगनमूल करता था। यह किसका कथन था? ये जो कथन था के निजामी का। किनका कथन था? के निजामी ऐसा मानते थे। उनका कहना था कि जो आपका बलबन था एक अभिनेता था जो अपने दर्शकों और आधुनिक फिल्म सितारों को भली भांति मंत्रमुग्ध करना जानता था। ठीक है, असंगत छांटते, इसमें कौन सा गलत है उसको छांटना है। जैसे शाहीन मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए बनाया गया अधिकारी, सही है, बिल्कुल सही है। मुनहियान गुप्तचर विभाग के लिए था। तो दीवान, देखिए इसमें गलत क्या है? दीवान मुस्तखराज के बारे में ये गलत है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित न्याय विभाग नहीं था। ठीक है, स्थापित न्याय विभाग नहीं था, इस पर ध्यान देना है आपको। अच्छा, तो क्या न्याय विभाग था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी।
अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवान का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय सिवान का शासक कौन था? तो इनका नाम था शीतल देव। तब सिवान का शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो इनका नाम था शीतल देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की तिथियों का सुमेलित कीजिए। देखिए किस किस दिन कौन सा आक्रमण हुआ था। देखिए तेलंगाना पर कब आक्रमण हुआ था? तो तेलंगाना पर जो आक्रमण हुआ था आपका 1309 ईस्वी में। देवगिरी पे कब आक्रमण हुआ था? 1307 ईस्वी में। होयसल पर कब आक्रमण किया गया था? तो 1311 ईस्वी में। और चित्तौड़ पे कब आक्रमण किया गया था? 1313 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। तो ये वीडियो का अंत था। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और दूसरे को जब भी मौका मिले ज़रूर पढ़ाइए। धन्यवाद।